क्लास है और इसमें हम लोग देखेंगे कि कैसे जो है हम लोग हमारे पास जो डाटा आता है उसको हम लोग कैसे एनालिसिस करते हैं, एनालाइजिंग उसका कैसे करते हैं। डाटा जो है दो तरीके का होता है, सबको पता है कि क्वांटिटेटिव होता है और क्वालिटेटिव होता है। तो दोनों डाटा को है एनालिसिस करने का अलग अलग तरीका होता है। जैसे कि जो क्वालिटेटिव डाटा होता है उसको हम लोग तीन चार तरीके हैं जिसके मदद से हम लोग उसको एनालिसिस कर सकते हैं। और हमारे पास जो क्वांटिटेटिव डाटा होता है उसको हम लोग एनालिसिस करने के लिए स्टैटिक्स का जो है बहुत ज़्यादा सहारा लेते हैं और वो इम्पॉर्टेंट है थोड़ा सा। क्वालिटेटिव वाला हम लोग थोड़ा सा ध्यान से देख लेंगे कि कंटेंट एनालिसिस इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट होता है। एक तरीका जो है कि हमारे पास जो भी कंटेंट है, दिस इज द प्रोसेस ऑफ कैटेगराइजिंग वर्बल एंड बिहेवियरल डाटा टू क्लासीफाई, समराइज एंड टेबुलेट द डाटा। अब जो भी हमारे पास डाटा है उसको हम लोग कंटेंट वाइज उसको जो है देखते हैं। सामग्री विश्लेषण जो इसको बोलते हैं। इसमें हम क्या करते हैं, डाटा को जो है वर्गीकृत करते हैं, सारांशित करते हैं और सारणीबद्ध करने के लिए मौखिक या व्यवहारिक डेटा को जो है वर्गीकरण करने की प्रक्रिया जो है हम लोग अपनाते हैं। अब जैसे कि हमने जो है कंटेंट एनालिसिस का क्या मतलब है कि हमने 20-25 लोगों का जो है इंटरव्यू लिया। अब पूरा जो जितना इंटरव्यू हो हमारा एक तरीके का कंटेंट हो गया हमारे पास। अब उसको हम लोग एनालिसिस करेंगे कि कौन सा इंटरव्यू जो है हमारे किस काम के है, किस काम का है। तो उसको अलग अलग कैटेगरी में जो हम लोग डिवाइड करेंगे और उसको जो है अलग अलग कैटेगरी में समराइज करेंगे और उसको फिर टैबुलेट करेंगे कि 10 से 15 मिनट का ये इंटरव्यू है, 20 से 25 मिनट का ये इंटरव्यू है, 25 से 30 मिनट का ये इंटरव्यू। इस तरीके से कैटेगरी डिवाइड कर सकते हैं। या ये बोल सकते हैं कि लड़के इतने हैं, लड़कियां इतनी हैं, या फिर छोटे बच्चे इतने हैं, एडल्ट इतने हैं, बूढ़े इतने हैं। इसको मतलब अलग अलग कुछ भी अपना काम का चीज़ जो है अगर हमको दिखे तो उस हिसाब से अगर उसको हम लोग कैटेगराइज कर लेते हैं तो इस चीज़ को हम लोग कंटेंट एनालिसिस बोलते हैं। अब बोलते हैं कि नैरेटिव एनालिसिस। नैरेटिव का मतलब हम लोगों ने पढ़ा था कि नैरेटिव रिसर्च क्या होता है, बताइए। व्हाट इज द नैरेटिव? नैरेटिव का हिंदी जो होता है वर्णनात्मक विश्लेषण। तो हम लोगों ने रिसर्च में देखा था कि नैरेटिव रिसर्च क्या होता है, किसी को याद है? को याद है नैरेटिव रिसर्च? ओके, नैरेटिव रिसर्च और डिस्क्रिप्टिव रिसर्च में क्या फिर अंतर? दोनों एक ही है, दोनों अलग अलग हैं? क्या अंतर है दोनों में, नैरेटिव रिसर्च और डिस्क्रिप्टिव? नैरेटिव रिसर्च जो होता है वो बेसिकली पॉइंट ऑफ व्यू बोला जाता है कि आपके हिसाब से क्या है। जैसे कि तो पीछे जब हम लोगों ने बात किया था नैरेटिव रिसर्च के बारे में, तो हमने देखा था कि नैरेटिव रिसर्च में हम ये चीज़ देखते हैं कि कोई व्यक्ति जो है अगर वहाँ पे उसके पास रियल लाइफ एग्जाम्पल है या एक्सपीरियंस है तो हाँ देखिए हम लोग नैरेटिव रिसर्च इन्वॉल्व द कलेक्शन एंड एनालिसिस ऑफ स्टोरीज ऑफ पर्सनल नैरेटिव टू अंडरस्टैंड इंडिविजुअल एक्सपीरियंस एंड पर्सपेक्टिव। जैसे कि कोई घटना, यहाँ मैंने बहुत ही बेहतर एग्जाम्पल दिया था कि चौरी चौरा के बारे में हम लोगों ने एक एग्जाम्पल लिया था कि हो सकता है कि चौरी चौरा को जो है 10 लोग देखें तो उसको 10 तरीके से देखें। तो अगर मैं वहाँ पे नैरेटिव रिसर्च करूँगा तो मैं देखूंगा कि जो 10 लोग हैं वो किस किस तरीके से चौरी चौरा जो हमारा वो फेनोमिना हुआ है उसको उसके खिलाफ जो उनका क्या एक्सपीरियंस है, उसका खुद का जो है पर्सपेक्टिव क्या है। तो ये नैरेटिव रिसर्च है। डिस्क्रिप्टिव रिसर्च जो होता है नैरेटिव रिसर्च का एक हिस्सा, हम लोग बोल सकते हैं एक तरीके का नैरेटिव रिसर्च ही नहीं, डिस्क्रिप्टिव रिसर्च का एक हिस्सा होता है नैरेटिव रिसर्च, जिसमें कि हम लोग दूसरे का पर्सपेक्टिव और दूसरे का एक्सपीरियंस के ऊपर जो है बात करते हैं।
तो ये था नैरेटिव रिसर्च। थोड़ा सा जो है प्रीवियस ईयर पीछे की क्लासेस को थोड़ा सा देखिए और रिवाइज करते रहिए आप लोग। सारी चीज़ें जो है समझ में आया। नैरेटिव रिसर्च जो आपने बताया स्वदेश, वो डिस्क्रिप्टिव रिसर्च था। किसी चीज़ को डिस्क्रिप्शन, जब किसी चीज़ को हम लोग व्याख्या करने के लिए जब कोई रिसर्च करते हैं तो वो डिस्क्रिप्टिव रिसर्च होता है। तो बात करते हैं नैरेटिव एनालिसिस। नैरेटिव एनालिसिस का मतलब है, फिर से वही बात हो गई कि किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ व्यू से जब हम लोग डाटा को जब कलेक्ट करते हैं तो देखते हैं कि जब हम अलग अलग लोगों से इंटरव्यू करते हैं, अलग अलग तरीके से जो है क्वालिटेटिव डाटा हम लोग जुटाते हैं, तो उसका हम लोग नैरेटिव एनालिसिस करते हैं। नैरेटिव का मतलब है कि दूसरे के पर्सपेक्टिव से जो उसका एनालिसिस करते हैं कि इस घटना के बारे में इस व्यक्ति ने क्या कहा है, इस घटना के बारे में इस व्यक्ति ने क्या कहा है, इस घटना के बारे में इस व्यक्ति ने क्या कहा है। तो वही है, दिस इज द प्रोसेस ऑफ रिफॉर्मुलेटिंग रिस्पोंडेंट नरेशन टेकिंग इनटू अकाउंट द कॉन्टेक्स्ट एंड एक्सपीरियंस टू ईच रिस्पोंडेंट। इट इज इंडीड द रिविजन इंटरप्रिटेशन ऑफ प्राइमरी क्वालिटेटिव डाटा बाय रिसर्चर। तो वर्णात्मक विश्लेषण में क्या होता है कि कोई, जैसे कि मान लीजिए कि मैंने बोला कि चौरी चौरा के ऊपर हमने 20-25 लोगों का जो है डाटा जो है कलेक्ट किया, इंटरव्यू किया 20-25 लोगों से जो है क्वालिटेटिव जो है डाटा हम लोगों ने कलेक्ट किया। अब यहाँ पे क्या होगा कि बहुत सारे पॉइंट ऐसे होंगे जो 20-25 लोग जो है सेम बताएंगे, और बहुत सारे पॉइंट ऐसे होंगे जो 20-25 लोग अपना एक एक यूनिक बताएंगे, और बहुत सारे पॉइंट ऐसे होंगे जो बहुत सारे पॉइंट पे ये सभी लोग एक दूसरे से इंटरसेक्ट करेंगे, एक दूसरे की बात को तर्क वितर्क के माध्यम से जो है इंटरसेक्ट करेंगे। तो नैरेटिव रिसर्च में क्या होता है कि हम यहाँ पे सभी व्यक्तियों के एक्सपीरियंस और कॉन्टेक्स्ट जो है समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर इसने ऐसा क्यों कहा है, और ये इसने ऐसा कहा है तो ये हमारे कितने काम का है। तो इस तरीके से तो इस चीज़ को हम लोग नैरेटिव एनालिसिस। इसके बाद है डिस्कोर्स एनालिसिस। तीसरा जो है, दिस इज द मेथड ऑफ एनालाइजिंग ऑल नेचुरल डिस्कोर्स इन द स्पोकन फॉर्म ऑल रिटन टेस्ट। अब जैसे कि हम लोग बहुत सारा डिस्कोर्स जो है देखते हैं। डिस्कोर्स का जो मतलब होता है वो होता है एक तरीके का प्रवचन या बहुत ज़्यादा बातचीत। तो डिस्कोर्स का मतलब है कि किसी भी घटना में, किसी भी घटना का अगर हम लोग डाटा जो है कलेक्ट करते हैं, क्वालिटेटिव डाटा, तो वहाँ पे हम लोग देखेंगे कितने ऐसे कंटेंट जो है हमारे पास मौजूद हैं जो या तो हमारा नेचुरल डिस्कोर्स स्पोकन फ्रॉम ऑल रिटेन टेस्ट, जैसे कि बहुत सारे ऐसे चीज़ें होती हैं जो हमारे पास रिटेन फॉर्मेट में पहुँचते हैं, बहुत सारे ऐसे होते हैं जो स्पोकन फॉर्मेट में पहुँचते हैं। तो हम लोग नेचुरल डिस्कोर्स जो है डिस्कस करेंगे, जैसे कि प्राइमरी सोर्स के ऊपर जो है हम लोग वर्क करेंगे, उसको हम लोग डिस्कोर्स एनालिसिस बोलते हैं। ये तीनों क्लियर है सबको? डिस्कोर्स एनालिसिस में हम लोगों को देखना है कि दिस इज मेथड टू एनालाइजिंग ऑल नेचुरल डिस्कोर्स इन स्पोकन फॉर्म ऑल रिटेन टेस्ट। मतलब कि किसी भी रिसर्च से रिलेटेड हम लोग जब क्वालिटेटिव डाटा इकट्ठा करते हैं तो उसको हम लोग नेचुरल डिस्कोर्स का मतलब है कि प्राइमरी, कि अगर स्पोकन है तो कोई व्यक्ति ऐसा है कि जो उसके बारे में जो चीज़ें बता रहा है उसके माध्यम से हम लोग उसको जो है एनालिसिस करें। ऐसा नहीं है कि उसने बोला किसी और से, उसने बोला किसी और से, फिर उसने बोला किसी और से, तो यहाँ जो बातें बहुत ज़्यादा चेंज हो जाती हैं। और रिटेन फॉर्मेट, रिटेन टेस्ट का क्या मतलब है कि जो ओरिजिनल है, जो प्राइमरी है, वो जो चीज़ें लिखा हुआ है उसको हम लोग एनालिसिस करें, तो वो एक तरीके का डिस्कोर्स एनालिसिस होता है। एनालाइजिंग द ऑल नेचुरल डिस्कोर्स है इन स्पोकन फॉर्म ऑल रिटेन टेस्ट, जो है वही है हमारा डिस्कोर्स एनालिसिस। ग्राउंडेड थियरी और फ्रेमवर्क एनालिसिस। ग्राउंडेड थियरी के ऊपर हम लोगों ने कभी बात किया हुआ है। पीछे हम लोगों ने कभी बात किया ग्राउंडेड थियरी पर। ओके, नहीं किया होगा, किया भी होगा तो आप लोगों को याद नहीं होगा। तो ग्राउंडेड थियरी बेसिकली एक तरीके का जो है थियरी होती है
इसमें क्या होता है कि दिस मेथड टू क्वालिटेटिव डाटा एनालिसिस इनिशिएट विथ एन एनालिसिस ऑफ सिंगल केस टू फार्मुलेट ए थियरी, देन मोर केसेज आर एनालाइज्ड बाय एग्जामिन वेदर दे कंट्रीब्यूट टू द थियरी। अब एक चीज हम लोगों ने पढ़ा था, हाँ हाँ, नरेटिव को जो लोग वर्णात्मक विश्लेषण बोलते हैं। कोई दिक्कत है क्या अंशु आपको? आवाज नहीं आ रही है आपकी। इसको हम लोग कई सारी चीजों को बोल सकते हैं अंशु। इसको हम लोग कथात्मक भी बोलते हैं। वहां पे हम लोग ने देखा कथात्मक, वर्णात्मक या विवरणात्मक, ये तीन वर्ड जो हम इसके लिए यूज करते हैं। आवाज अभी भी नहीं आ रही है आपके अंशु। नैरेटिव के लिए हम लोग कथात्मक, विवरणात्मक और ये वर्णात्मक, तीन जो है, तीनों हम लोग वो वर्ड यूज कर सकते हैं। ओके, ग्राउंडेड थियरी की बात कर रहे हैं हम लोग। हम लोगों ने एक टाइप ऑफ रिसर्च में पढ़ा था, केस स्टडी। तो केस स्टडी जो होता है वो एक तरीके का ग्राउंडेड रिसर्च ही होता है, लेकिन बस ये उसमें दिक्कत होती है कि हम लोग उसको आगे कंटिन्यू नहीं करते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि कोई ऐसा कोई रिसर्च करना है जिसमें हमको कोई चीज़ नहीं मिल रहा है कि हम अपने काम को जो है कैसे आगे बढ़ाएं, रिसर्च को जो है कैसे शुरू करें। तो वहाँ पे हम लोग क्या करते हैं कि एक एग्जाम्पल या किसी एक पर्टिकुलर केस को जो है पकड़ते हैं और उसके मदद से अपने रिसर्च को जो है थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं, शुरू करते हैं। और धीरे धीरे जो है इसी तरीके के और जो केस हमको मिलेंगे बाद में, उसको भी अपने रिसर्च में हम लोग इंक्लूड कर लेते हैं। तो वो एक तरीके का ग्राउंडेड थियरी है। ग्राउंडेड थियरी का बेसिकली यही मतलब होता है। एक एग्जाम्पल मैं देता हूँ। जैसे कि मान लीजिए कि मुझे रिसर्च करना है कि गठिया जो रोगी हैं जिनको आर्थराइटिस है, उनको क्या जो है समस्याएं होती। अब इस रिसर्च को आगे बढ़ाने के लिए जब मैं ग्राउंडेड थियरी रिसर्च करूंगा, ग्राउंडेड थियरी जो है वो अप्रोच जब अपनाऊंगा, तो इसमें क्या करूंगा कि अब मान लीजिए कि मैं बहुत परेशान हुआ, मुझे कुछ जो है नहीं मिल रहा है कि मैं अपने रिसर्च को जो है कैसे आगे बढ़ाऊं। तो अगर मैं ग्राउंडेड थियरी अप्रोच को अपनाता हूं, तो मैं किसी एक गठिया पेशेंट को जो है पकड़ूंगा, जिसको जो है गठिया हुआ हुआ है। उसके बाद उससे जो है अपने रिसर्च को जो है इनिशिएट करूंगा, और धीरे धीरे उसके जैसे बहुत सारे लोगों से मैं मिलूंगा जिनको गठिया हुआ है, और सबसे लास्ट में जो है अपनी थियरी जो है उस चीज़ को जो मैं प्रूफ कर दूंगा कि ये दिक्कतें जो है वो हमारी गठिया मरीजों को जो है तो ग्राउंडेड थियरी में क्या होता है कि इनिशिएट विथ एन एनालिसिस ऑफ सिंगल केस टू फार्मुलेट ए थियरी, देन मोर केसेज आर एनालाइज टू एग्जामिन वेदर दे कंट्रीब्यूट टू द थियरी। समझ में आया सबको? आधारभूत सिद्धांत इसको बोलते हैं हिंदी में। अंशु, आपका आवाज अभी तक नहीं आया। एक बार लिख के बता दीजिएगा अगर ओके, क्लियर है सभी चीज़ तो? बहुत अच्छा। इसके बाद आते हैं फ्रेमवर्क एनालिसिस। फ्रेमवर्क एनालिसिस
This is the advanced method to analysis consisting of several stages such as familiarization, identify a thematic framework, कोडिंग, चार्टिंग, मैपिंग और इंटरप्रिटेशन। अब जैसे कि पूरा जो हमारा रिसर्च होता है उसमें बहुत सारे स्टेज होते हैं। तो पूरे रिसर्च के दौरान जब हम लोग क्वालिटेटिव एनालिसिस जब करेंगे तो एक पर्टिकुलर प्रत्येक जितने स्टेज हैं सबका हम लोग एनालिसिस जब करेंगे तो वही एक तरीके का फ्रेमवर्क एनालिसिस बोला जाता है। इसमें कई चरण होते हैं जैसे कि परिचित होना, विषयगत ढांचे की पहचान करना, कोडिंग, चार्टिंग, मैपिंग और लास्ट में जो है व्याख्या करना। ठीक है, तो ये 5 जो है तरीके हैं हमारे क्वालिटेटिव डाटा एनालिसिस। पांचों क्लियर हो गया सबको। नेक्स्ट जब हम लोग आगे बढ़ेंगे अब देखेंगे मेथड ऑफ एनालाइजिंग क्वांटिटेटिव डाटा। क्वांटिटेटिव डाटा है तो भर भर के जो है हमारे पास लास्ट वाला फिर से ओके। फ्रेमवर्क एनालिसिस हम लोग जब पढ़े थे प्रोसेस ऑफ रिसर्च में तो हम लोगों ने पढ़ा था कि रिसर्च जो है कई तरीके से कई स्टेजेज में होता है। तो वो क्या करता है, दिस इज एडवांस मेथड ऑफ एनालिसिस कंस्ट्रक्टिंग ऑफ सेवरल स्टेज सच एज फेमलाइजेशन। अब इसमें क्या होता है कि किसी चीज़ से हम लोग सबसे पहले फेमिलियर होते हैं, परिचित होते हैं। ठीक है, परिचित होने के बाद हम उस खास एक तरीके का जो है थीम का जो है पहचान करते हैं। अभी मैं इसका एग्जांपल देता हूँ, वो बताऊंगा। इसके बाद मैं कोडिंग करता हूँ, कोडिंग के बाद चार्टिंग करूंगा, चार्टिंग के बाद मैपिंग करूंगा, सबसे लास्ट में जो है व्याख्या करता हूँ। अब जैसे कि मान लीजिए मैं एग्जांपल जो दे रहा हूँ उसमें मुझे मेरे पास जो है 1000 जो है पेड़ वाले बगीचे हैं। ठीक है, अब इसमें क्या होता है कि मुझे अब एक पूरा रिसर्च करना है कि मेरे पास टोटल कितने जो है आम के पेड़ हैं इसमें। तो अब मैं क्या करूंगा, सबसे पहले आम के पेड़ से जो है फेमिलियर होऊंगा, परिचित होऊंगा। ठीक है, इसके बाद जो है एक प्रकार के जो जिस चीज़ से मैं परिचित होऊंगा कि आम के पेड़ जो इतने बड़े होते हैं, इसकी पत्तियां जो ऐसी होती हैं इस, तो वो सब जो है अपने पूरे जितने भी हमारे पास पॉपुलेशन है उसमें अप्लाई करूंगा और पहचान करूंगा कितने जो है आम के पेड़ हैं। इसके बाद उनकी जो है कोडिंग करूंगा 1 2 3 4 5 6 करके, और उसके बाद चार्टिंग करूंगा कि इस लाइन में इतने हैं, इस लाइन में इतने हैं, इस लाइन में इतने हैं, और सबसे लास्ट में पूरा मैपिंग करूंगा कि मेरे पूरे बगीचे में जो है कितने आम के पेड़ हैं। और सबसे लास्ट में अगर कोई मुझसे पूछेगा कि कितने आम के पेड़ हैं तो मैं आसानी से जो इसकी व्याख्या कर सकता हूँ। ये एक जनरली सिंपल मैं एग्जांपल दे रहा हूँ आपको कैसे जो है फ्रेमवर्क विश्लेषण किया जाता है। हालांकि इसमें क्वांटिटेटिव एनालिसिस भी थोड़ा सा आ गया था नंबर्स वाला, लेकिन इसके अलावा जो है इसी एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग बहुत सारे एग्जाम्पल को देख सकते हैं। अभी क्लियर हुआ क्या? नेक्स्ट है क्वांटिटेटिव डाटा एनालिसिस में सबसे पहले आता है क्रॉस टेबुलेशन मेथड। इसमें हम लोग क्रॉस टेबुलेशन को जो है सारणी मेथड भी बोलते हैं। तो बहुत सिंपल है ये क्रॉस टेबुलेशन मेथड में क्या है, अब क्वांटिटेटिव डाटा है तो इसको मैं जो इसका क्रक्स है वो मैं आपको दे देता हूँ। जैसे मान लीजिए कि बहुत सारा क्वालिटेटिव जो है क्वांटिटेटिव डाटा हमारे पास आ गया, 1000 से 10,000 लोगों का जो है डाटा, 10,000 लोगों का डाटा जो है आ गया। अब अगर मैं इसका जो है मुझको एनालिसिस करना है तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा कि इसमें से कुछ कैटेगरी बनाऊँगा कि जो जितने भी डाटा हैं, तो मान लीजिए कि मैं एज के अकॉर्डिंग जो है कैटेगरी बना देता हूँ कि 10 से 15 साल के कितने हैं, 15 से 20 साल के कितने हैं, 20 से 25 साल कितने, 25 से 30 साल के कितने। 4 कैटेगरी जो है वो मैं बना देता हूँ। इसके बाद मैं क्या करूँगा, इस कैटेगरी को जो है फिलअप करूँगा, इस कैटेगरी से जो है फिलअप करूँगा कि इतने जो है आ गए हमारे इसमें, इतने जो हमारे इसमें आ गए, इतने जो है हमारे इसमें आ गए। तो क्रॉस टेबुलेशन में क्या है कि देखिए पिक योर कैटेगरीज, चूज द थिंग्स कैटेगरीज you want to compare. For example, you might to look different age groups
यंग एडल्ट, मिडिल एज, सीनियर्स, देयर फेवरेट टाइप म्यूजिक, पॉप, रॉक्स एंड जैक्स। जैसे कि अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा कि कैटेगरी तो मैंने बना दिया है कि 18 से 24, 25 से 34, 35 से 44। अब इसमें मैं प्रोडक्ट वाइज कि इतने लोग जो है प्रोडक्ट ए में, प्रोडक्ट बी में, प्रोडक्ट सी में। अब यहाँ पे मैं कुछ भी लिख सकता हूँ, लिख दूंगा कि क्लासिकल सॉन्ग इतने लोग पसंद करते हैं, रैप सॉन्ग जो इतने लोग पसंद करते हैं, डीजे म्यूजिक जो इतने लोग पसंद करते हैं। तो ये मेरा प्रोडक्ट हो गया। अब इसमें जो है इनके अकॉर्डिंग जो डाटा मैं फिलअप कर दूंगा। तो वो जो एक तरीके का क्रैश टेबुलेशन मेथड होता है। उसके बाद दूसरा इंस्ट्रूमेंट है मेक ए टेबल, क्रिएट ए टेबल विथ रॉ फॉर वन कैटेगरी, एज ग्रुप एंड कॉलम फॉर अदर कैटेगरी, म्यूजिक टाइप। इस सेल भी टेबल शो हाउ मेनी पीपल फिट इनटू द पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन ऑफ कैटेगरी। तो ये चीज़ें जो है हम। उसके बाद तीसरा है कि फिल द टेबल। चौथा है कि लुक द पैटर्न। पांचवा अंडरस्टैंड टोटल। तो ये समझ में आया क्रैश टेबुलेशन मेथड को हम लोग कैसे यूज करते हैं। जस्ट सिंपल है कि कैसे हम लोग जो है टेबल जो हम लोग डीआई जब सॉल्व करते हैं तो उस टेबल को कैसे हम लोग बनाते हैं, यही जो है यहाँ पे चीज़ें दी हुई हैं। क्लियर है सबको। टेबल वाले से क्वेश्चन बनेगा कि सीक्वेंस में जो है वो सजाइए, कैसे हम लोग टेबल फार्म फार्म कर सकते हैं। किसी क्वालिटेटिव डाटा को जो है समझने के लिए हम लोग पूरा क्रैश टेबुलेशन मेथड के जो है स्टेप को जो है समझाइए। ठीक है, पहला स्टेज क्या है, पिक योर कैटेगरीज। एक कैटेगरी मैंने बनाई एज के अकॉर्डिंग और दूसरी कैटेगरी मैंने बनाई प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग। इसके बाद दूसरा क्या है कि मेक ए टेबल। अब यहाँ क्या है कि रो और कॉलम जो है मैं बनाता हूँ कि प्रत्येक एज के लिए एक रो और प्रत्येक प्रोडक्ट के लिए एक कॉलम। इसके बाद तीसरा जो इसमें कि फिल द टेबल। अब फिल मैं जो है टेबल को जो है फिल करूँगा। उसके बाद चौथा है कि लुक द पैटर्न। लुक द पैटर्न का क्या मतलब है, इस टेबल को मैं देखूंगा कि 20 लोग 30 लोग यहाँ हैं, 20 लोग यहाँ हैं, 15 लोग यहाँ हैं, तो एक तरीके का मैं पैटर्न देखूंगा कि प्रोडक्ट ए को जो है पसंद करने वाले ज़्यादा लोग हैं, प्रोडक्ट बी को जो है पसंद करने वाले थोड़े से कम लोग हैं, और प्रोडक्ट सी को जो है पसंद करने वाले सबसे कम लोग हैं। तो ये जो है हमारा तीसरा है। चौथा है कि लुक द पैटर्न। और पांचवा है कि पूरा मैं अंडरस्टैंड टोटल करूँगा कि इस टेबल को मैं देख के क्या जो अंडरस्टैंडिंग निकाल सकता हूँ कि जितने लोग यंग हैं वो प्रोडक्ट सी को जो है वो कम पसंद कर रहे हैं, या टोटल लोग जो है या जितने लोग एजेड हैं वो प्रोडक्ट सी को बहुत ज़्यादा पसंद कर रहे हैं। इससे मैं मतलब निकाल सकता हूँ कि जो प्रोडक्ट सी है हो सकता है कि वो एजेड लोगों के काम ज़्यादा आता हो और यंग लोगों के काम जो है कम आता हो। तो इस तरीके से जो है मैं मुझे जो अंडरस्टैंडिंग निकालनी है उसको मैं समझ लूँगा। ठीक है, समझ में आ गया। अब इसमें जो आता है दूसरा प्रवृत्ति विश्लेषण, ट्रेंड एनालिसिस। ट्रेंड एनालिसिस से हम लोग परिचित होंगे। ये खास करके ट्रेंड एनालिसिस हमारा उसमें बहुत ज़्यादा देखा जाता है, में शेयर मार्केटिंग वगैरह में और कंपनी के प्रॉफिट लॉस वगैरह में जो है ट्रेंड एनालिसिस देखा जाता है। तो ट्रेंड एनालिसिस क्या है कि स्टैटिकल एनालिसिस मेथड टू लुकिंग एट द क्वांटिटेटिव डाटा दैट हैज़ बीन कलेक्टेड ओवर ए लॉन्ग टाइम पीरियड। जैसे कि हम लोग जो है किसी कंपनी को जो है किसी कंपनी को एनालिसिस कर रहे हैं। एक साल जो है कंपनी को प्रॉफिट होता है 10 लाख का, दूसरे साल जो है 9 लाख का, तीसरे साल 8 लाख का, अगले साल जो है 7 लाख का। इसी तरह करते करते लास्ट में जो कंपनी जीरो प्रॉफिट पे आ जाती है। तो एक ट्रेंड बना कि हर साल जो है कंपनी 1 लाख जो है घाटे में जा रही है। तो इसी तरीके से जो है ट्रेंड एनालिसिस प्रवृत्ति विश्लेषण में हम लोग क्या करते हैं कि क्वालिटेटिव डाटा जो है एक लंबे समय पीरियड का जो है कलेक्ट करते हैं। और दिस डाटा एनालिसिस मेथड कंप्राइज कलेक्टिंग डाटा फीडबैक अबाउट data change over the time and aims to study the change fact variables when one variables remain unchanged। अब एक वेरिएबल जो है वो अनचेंज होता है, जैसे कि हम लोगों ने एक वेरिएबल मांगा था लाभ को और दूसरे वेरिएबल को मांगा था समय को। तो लाभ जो है वो वेरिएबल हमारा नहीं बदलेगा कि हम लोग समय के साथ जो है लाभ को ही देखेंगे, और ये वेरिएबल जो है वो चेंज होगा समय
ठीक है। तो यहाँ जो है ट्रेंड एनालिसिस में क्या करते हैं कि किसी एक क्वांटिटिव डाटा हैज बीन कलेक्टेड ओवर ए लॉन्ग टाइम पीरियड। दिस एनालिसिस मेथड कंप्राइज कलेक्टेड feedback about data change over the time and aim to study change affected variables when one variables remain unchanged। तो ये प्रवृत्ति विश्लेषण है, ये सबको समझ में आ जाना चाहिए। क्लियर है सबको? बाकी आपको अंशु। अगला है मैक्सिमम डिफरेंस एनालिसिस। इसको हम लोग मैक्स डिफ एनालिसिस भी बोलते हैं। अधिकतम अंतर स्केलिंग, अधिकतम अंतर जो है विश्लेषण इसको बोलते हैं। इसमें हम क्या करते हैं, इसका पहले कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं कि मैक्सिमम डिफरेंस एनालिसिस होता क्या है। पहले हम लोग देख लेते हैं। मैक्सिमम डिफरेंस एनालिसिस शॉर्ट फॉर्म maximum difference scaling is method used in the market research preference analysis to understand the relative importance or preference of different attribute or item within a set। अब कॉन्सेप्ट इसका क्या है, सबको समझ में आ गया कि मैक्सिमम डिफरेंस एनालिसिस जो है एक तरीके का हमारा मार्केट रिसर्च में यूज किया जाता है। और इसको जो है अलग अलग जो हमारे पास आइटम है, अलग अलग जो एट्रीब्यूट है, उसका प्रेफरेंस या इंपॉर्टेंस को जो है स्केल करने के लिए मैक्सिमम डिफरेंस एनालिसिस को हम लोग यूज करते हैं। कॉन्सेप्ट इसका क्या, मैक्सिमम डिफरेंस एनालिसिस प्रेजेंट रिस्पोंडेंट विथ ए सेट ऑफ आइटम्स, आस्क देम टू इंडिकेट द मोस्ट प्रीफर्ड एंड लिस्ट प्रीफर्ड आइटम इन इच सेट। बाई इसके एनालाइजिंग दिस चॉइसेस रिसर्चर कैन derive meaningful insight about the relative importance of ranking और द आइटम। जैसे कि मैक्सिमम डिफरेंस एनालिसिस का क्या मतलब है कि मुझे अगर ये पता करना है कि कौन सा बिस्किट जो है लोगों के द्वारा अधिकतर जो है पसंद किया जाता है, अधिकतम पसंद किया जाता है, अधिक से अधिक जो है पसंद किया जाता है, तो मैं क्या करूँगा, एक बिस्किट का जो है क्वेश्चनर बनाऊँगा। या एक अगर इसको इंटरेस्टिंग बनाना है तो मैं 10 प्रकार के बिस्किट्स को जो है ले लूँगा और बोलूँगा कि आपको जो सबसे ज़्यादा पसंद है तो सबसे ऊपर रखिए, के बाद जो आपको पसंद है उसके उसके नीचे रखिए, और जो सबसे नीचे आप रखेंगे इसका मतलब कि आपको सबसे कम पसंद। तो यही जो है मैक्सिमम डिफरेंस, कि सबसे ऊपर वाले में और सबसे नीचे वाले में जो डिफरेंस होता है उसी को हम लोग मैक्सिमम डिफरेंस एनालिसिस, कि हमारा जो सबसे अंतिम पसंद है और सबसे पहली पसंद है उसके बीच में कितना ज़्यादा गैप रिसर्चर को जो है मिल रहा है। ठीक है, समझ में आया? अब इसका जो है स्टेप क्या क्या है मैक्सिमम डिफरेंस एनालिसिस का। आइटम सिलेक्शन, अब मुझे कौन कौन से जो आइटम को रखना है वो मैं चूज करूँगा कि कौन कौन से बिस्किट को जो है वो करना है। जैसे कि मान लीजिए कि 10 कंपनी के अगर 10 बिस्किट चूज करने हैं, उस कंपनी के जो है हमको उस कंपनी के बीच से जो है एक बिस्किट को चूज करना होगा कि कौन सा बिस्किट जो है किस कंपनी का बेहतर होता है। आइटम सिलेक्शन के बाद क्वेश्चनर डिजाइनिंग। क्वेश्चनर डिजाइनिंग मैंने बोला कि हो सकता है कि हम थोड़ा सा इसको इंटरेस्टिंग बनाने के लिए पूरे बिस्किट्स को ही रख दें, या आप जो इस ऊपर नीचे करके इसको बता दीजिए, या अलग अलग तरीके के क्वेश्चनर बताएं कि आपको कौन सा खाना बिस्किट पसंद है, आपको कौन सा बिस्किट जो है वो ज़्यादा बजट फ्रेंडली लगता है। इस तरीके का क्वेश्चनर हम लोग डिजाइन करेंगे। उसके बाद डाटा को कलेक्ट करेंगे, अब लोगों के सामने जो अपने क्वेश्चनर को जो है भेजेंगे, डाटा कलेक्ट करेंगे। उसके बाद उसका जो है एनालिसिस करेंगे। एनालिसिस करने का जो है तरीका अलग अलग है, आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। तो उस डाटा को जो है एनालिसिस करेंगे और सबसे लास्ट में इंटरप्रिटेशन करेंगे, तो अपना जो है जजमेंट देंगे कि कौन सा बिस्किट जो है ज़्यादा पसंद किया जाता है और कौन सा जो है सबसे कम पसंद किया। तो ये स्टेप हैं हमारे मैक्सिमम डिफरेंस एनालिसिस के, 5 स्टेप हैं, पाँचों हम लोग थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे। प्रोडक्ट फीचर ऑप्टिमाइजेशन में यूज किया जाता है। ब्रांड पोजिशनिंग एंड एट्रीब्यूट इंपॉर्टेंस के लिए इसका यूज किया जाता है। मार्केट सेगमेंटेशन बेस्ड ऑन द प्रेफरेंसेस के लिए इसका यूज किया जाता है। प्राइसिंग स्ट्रेटजी इवेल्युएशन के लिए इसका यूज किया जाता है। पॉलिसी ऑफ प्रोग्राम एट्रीब्यूट, मतलब कि खास करके जो हमारे मार्केट से रिलेटेड जो बिजनेस हैं
में हमको मैक्सिमम का यूज मिलेगा। इसके बाद अगला जो है तो हम लोग संयुक्त विश्लेषण बोलते हैं, कॉन कॉन ज्वाइंट एनालिसिस मेथड। तो कॉन ज्वाइंट एनालिसिस मेथड जस्ट लाइक मैक्सिमम डिफरेंस एनालिसिस मेथड जैसा ही होता है, थोड़ा सा इसमें हमको अंतर देखने को मिलेगा। ये क्या होता है कि एनालिसिस वाइडली यूज मार्केट रिसर्च टेक्निक्स दैट हेल्प इन द अंडरस्टैंड हाउ पीपल मेक complex decision or evaluate product or service based on their attribute. It is particularly useful to determine the relative importance of different attributes in influencing consumer preference. अब इसका कॉन्सेप्ट जो है वो देख लेंगे थोड़ा सा। Conjoint analysis involves presenting respondent with a series of product profile या scenario that vary specific attribute and then analyzing their choice or rating in fair इंपॉर्टेंस ऑफ दीज एट्रीब्यूट। अब हम लोग वहाँ क्या कर रहे थे, अलग अलग जो है प्रोडक्ट को जो हम लोग दिखा रहे थे मैक्सिमम डिफरेंस एनालिसिस। अब कॉन्जॉइंट एनालिसिस में क्या होता है कि जैसे कि मान लीजिए कि कोई एक प्रोडक्ट है हमारे पास, एक कंपनी का कोई प्रोडक्ट है और उसका हमको एनालिसिस करना है कि लोग जो है इसको कैसे जो है पसंद करते हैं। अब जैसे कि कई बार आता है, जैसे मान लीजिए कि हम लोग कोई मोबाइल लेते हैं तो उसमें हम लोग क्या करते हैं, प्रोसेसर देखते हैं, कैमरा देखते हैं और बैटरी बैकअप देखते हैं और ब्लूटूथ जो है देखते हैं कि कौन सा जो इसमें सपोर्ट है, कौन सा इसका हमारा एंड्रॉयड वर्जन कौन सा है। तो ये बेसिकली क्या है, अब मान लीजिए कि प्रोसेसर जो है किसी मोबाइल का जो सबसे बेहतर है, प्रोसेसर जो है सबसे बेहतर लग रहा है हमको, तो हम लोग रख देंगे उसको फर्स्ट पोजीशन पे और इसको जो है पॉजिटिव का साइन दे देंगे। कैमरा जो है उसका थोड़ा सा कमज़ोर है तो इसको सेकेंड में रख देंगे। इसी तरीके से हमारा कॉन्जॉइंट एनालिसिस में क्या होता है कि हम लोग स्पेसिफिक एट्रीब्यूट्स को किसी एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट के प्रोफाइल को करने के लिए हम लोग लोगों के जो है रिस्पांस को जो है वो देखते हैं और इसके बाद जो है इसके मदद से हम लोग अपनी चीज़ों को जो है वो देखते हैं। अब इसका जो है हमारा स्टेप्स क्या है, सबसे पहले एट्रीब्यूट आइडेंटिफिकेशन। एट्रीब्यूट आइडेंटिफिकेशन का मतलब है कि हम लोग किस गुण के आधार पे हम लोग लोगों के सामने अपने प्रोडक्ट का जो है तुलना करने वाले हैं। तो गुण क्या क्या हो सकता है, अभी मैंने बताया कि हमारा प्रोसेसर हो सकता है, कैमरा हो सकता है, बैटरी बैकअप हो सकती है, ब्लूटूथ जो है वो हो सकता है, हमारा एंड्रॉयड वर्जन हो सकता है। तो ये सब एक तरीके का एट्रीब्यूट आइडेंटिफिकेशन है। अब ये नहीं है कि हमारा जो है मोबाइल में लगभग 1000 से अधिक जो है एट्रीब्यूट्स होते हैं, अलग अलग पार्ट्स होते हैं उसके, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर, उसकी बॉडी कैसी है, तो उसमें से कुछ स्पेसिफिक एट्रीब्यूट्स को हम लोग चूज करेंगे कि किसको किसको जो है लोगों के सामने रखना है। इसके बाद प्रोफाइल क्रिएट करेंगे जस्ट लाइक पिछले जैसा, रिस्पोंडेंट जो है के सामने इसको प्रस्तुत करेंगे, डाटा को कलेक्ट करेंगे और उसको जो है एनालिसिस करेंगे, कॉन्जॉइंट एनालिसिस। तो ये समझ में आया सबको। हमारा मैक्सिमम डिफरेंस, हाँ बताइए। यहाँ जो कॉन्जॉइंट वाला है वो यहाँ पे हम लोग जो कर रहे थे, अभी मैंने बोला कि दोनों एक जैसे ही हैं, थोड़ा सा अंतर हमको दिखने को मिल रहा है। यहाँ पे जो हम लोग कर रहे हैं कि सेट ऑफ आइटम आर एट्रीब्यूट टू कंपेयर, ये जो मैक्सिमम डिफरेंस एनालिसिस होता है वो हमारा अलग अलग, एक मिनट, ये बेसिकली क्या होता है कि अभी मैंने बोला कि दोनों जो है एक जैसे ही होते हैं, तो दोनों में जो है बहुत ज़्यादा सिमिलरिटी जो है देखने को मिलती है। बस इतना डिफरेंस रखेंगे कि एट्रीब्यूट मतलब कि बस हम लोग जब गुण के आधार पे किसी चीज़ को अलग अलग जो है आइडेंटिफाई करके उसको जब हम एनालिसिस करते हैं तो वो हमारा कॉन्जॉइंट एनालिसिस होता है। और जब किसी चीज़ को हम लोग एज ए आइटम या वहाँ पे एट्रीब्यूट भी लिखा हुआ है तो एट्रीब्यूट के आधार पे जब करते हैं तब वो हमारा मैक्सिमम डिफरेंस एनालिसिस होता है। नहीं, फिलहाल इसको एक बार अच्छे से आप लोग पढ़िएगा फिर से, और इसको जो है कल मैं और ज़्यादा बेहतर तरीके से आपको समझाऊंगा।
तब ये और बेहतर जो है आपको समझ में आएगा। ये थोड़ा सा दिक्कत होता है, अभी तो आगे हमको बहुत सारी बहुत अच्छे से, ठीक है। आ, इसमें जो है का भी हम लोग देखेंगे कि सेम एप्लीकेशन है। प्रोडक्ट डिजाइन एंड ऑप्टिमाइजिंग, प्राइसिंग स्ट्रेटजी डेवलपमेंट, मार्केट सेगमेंट बेस्ड ऑन प्रेफरेंसेस, ब्रांड पोजिशनिंग एंड एट्रीब्यूट इंपॉर्टेंस, पॉलिसी सर्विस डिजाइन इवेल्युएशन। तो बेसिकली दोनों का जो है काम एक ही है, तो दोनों जैसे एक ही जैसे होते हैं। मैक्सिमम डिफरेंस एनालिसिस या कॉन्जॉइंट एनालिसिस, दोनों हम लोग देखेंगे कि एक ही जैसे उनका बिहेवियर भी, एक ही जैसे उनका जो है काम भी है, और एक ही जैसे उनका हम लोग स्टेज भी देखेंगे तो एक ही जैसा है, ठीक है। आगे जो हम लोग बढ़ेंगे तो आएगा स्वाट एनालिसिस। स्वाट एनालिसिस में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, स्वाट एनालिसिस का फुल फॉर्म पूछा जाता है। तो स्वाट का मतलब होता है, यस का मतलब होता है स्ट्रेंथ, डब्ल्यू का मतलब होता है वीकनेस, ओ का मतलब होता है अपॉर्चुनिटी, और टी का मतलब होता है थ्रेट, मजबूती कमजोरी, और अपॉर्चुनिटी का मतलब होता है हमारा अवसर, और थ्रेट का मतलब होता है कि क्या इसको जो है चुनौती है। स्वाट एनालिसिस ताकत, कमजोरी, अवसर और खतरा, चार विश्लेषण को जो हम लोग किसी ये भी एक तरीके का हमारा मार्केट एनालिसिस का ही एक हिस्सा है। स्वाट एनालिसिस में बेसिकली क्या होता है कि हम लोग ये देखते हैं कि हमारे जो प्रोडक्ट है का स्ट्रेंथ क्या है, ये देखेंगे कि वीकनेस क्या है, उसकी अपॉर्चुनिटी क्या है, और उसका थ्रेट क्या है। ये स्वाट एनालिसिस होता है। तो हम लोग एक्सेस करेंट स्टेट, सेट गोल एंड ऑब्जेक्टिव, कंपेयर करेंट स्टेट टू डिजायर्ड स्टेट, स्ट्रेटजी जो है प्लानिंग करेंगे। अब जैसे कि क्या होता है, इसका स्टेट क्या है कि सबसे पहले हम जिस अभी फिलहाल जिस कंडीशन पे हैं उसको हम लोग देखेंगे कि हम अभी फिलहाल कहाँ जो है हैं, ठीक है। इसके बाद क्या करेंगे कि एक अलग जो है गोल और ऑब्जेक्टिव सेट करेंगे कि हम अपने प्रोडक्ट को जो है 2 साल बाद यहाँ जो है लाने की कोशिश करेंगे। तो ये दूसरा स्टेज है इसका। इसके बाद कंपेयर करेंगे कि हमारा जो आज का वर्तमान प्रोडक्ट है वो हमारे भविष्य के प्रोडक्ट से कितना ज़्यादा कमज़ोर है या कितना ज़्यादा उसमें हमको वर्क करने की ज़रूरी है। इसके बाद एक स्ट्रेटजी बनाते हैं हम लोग कि अपने वर्तमान प्रोडक्ट को जो है भविष्य के प्रोडक्ट से जो है तक जो है कैसे पहुँचेंगे। तो ये बेसिकली स्वाट एनालिसिस के कुछ स्टेज होते हैं कि हम लोग याद रखेंगे, ठीक है। समझ में आया? ओके। इसके बाद आगे हम लोगों को पढ़ना है कोरिलेशन एनालिसिस, मीन, मीडियन और मोड, ये पढ़ेंगे हम लोग। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ेंगे, पॉजिटिव स्क्यूनेस, नेगेटिव स्क्यूनेस, कर्टोसिस पढ़ेंगे, चाई स्क्वायर टेस्ट पढ़ेंगे, एफ टेस्ट पढ़ेंगे, टी टेस्ट पढ़ेंगे, जेड टेस्ट पढ़ेंगे, रिग्रेशन एनालिसिस पढ़ेंगे, इनोवा पढ़ेंगे, और इसके बाद एफ एन वेबसाइट। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे लेवल ऑफ फ्रेगनिज्म का जो है क्या जो है पेनाल्टीज हमको। तो ये जो बचे हुए हमारे हैं उसको थोड़ा सा आप लोग पढ़िएगा, क्योंकि बिना पढ़े जो है आगे के कर्टोसिस हो या हमारा नेगेटिव स्क्यूनेस हो, पॉजिटिव स्क्यूनेस हो, डिस्ट्रीब्यूशन हो, मीन मीडियम मोड हो, कोरिलेशन एनालिसिस हो, ये सब थोड़ा सा कम समझ में आएगा। तो इसको थोड़ा सा आप लोग पढ़ लीजिए पहले, फिर जो इसको हम लोग कल के क्लास में जो बहुत बेहतर तरीके से, ठीक है। क्लियर है सबको? सब समझ में आएगा। और आज का भी जो हम लोगों ने पढ़ा है उसको भी पढ़िएगा, और इसको जो है डिस्कस करेंगे, क्योंकि इससे रिसर्च में जो है कोरिलेशन एनालिसिस हो, पॉजिटिव स्क्यूनेस हो, निगेटिव स्क्यूनेस हो, कर्टोसिस हो या एनोवा हो, एनोवा से क्वेश्चन आपको इस बार भी देखने को मिला होगा। जून वाले में तो आया था, भयंकर क्वेश्चन आया था, एनोवा से आया था क्वेश्चन जो और हमारा ये रिग्रेशन एनालिसिस हो, इस सब से क्वेश्चन पूछा जाता है। इसलिए थोड़ा सा पढ़िएगा, पढ़ के जो इसको हम लोग कल डिस्कस करेंगे बहुत अच्छे से।